आज हम लोगों का ये लेक्चर जो है 7th होगा और 7th लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग इसकी शुरुआत किए थे, है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था, लेकिन आज हम लोग यहाँ से देखेंगे फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो इस चैप्टर में हम लोगों का 7वां जो है कि लेक्चर आज है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। तो फर्स्ट हम लोग टाइप्स लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है जरा वो हम लोग समझ लें। द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a product, it is known as combination reaction। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम लोग, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। जैसे A प्लस B है, ठीक है, रिएक्टेंट में हमने 2 सबस्ट्रेट ले लिया, एक ये और एक ये, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, AB। तो ये एक तरह का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, जैसे इसका हम लोग अगर देखें डेफिनेशन जो हमने बोला, द रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें जरा एग्जाम्पल देखें, एक बार और हम आपको समझा देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर 2 चीजों को, जैसे यहाँ पर है 2 चीजों को लेकर के अगर हम एक चीज बना दें, ठीक है, यानी 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिल करके एक सिंगल अगर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको हम हमेशा बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। जैसे हम लोग यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे, एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, कंपाउंड्स को जोड़ेंगे, लेकिन सबको जोड़ेंगे तो सिंगल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो वो सभी क्या होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे। तो हम लोग इसमें जरा एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल्स। और फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरा हम लोग देखें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, CaO प्लस CaO सॉलिड तो हम लोग देखें, ये हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल हमने लिया है, कम से कम 15 एग्जाम्पल हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिखा है ना। जैसे 2 एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, कंपाउंड के बीच में, है ना। तो वो जरा एग्जाम्पल हम लोग देखें। जैसे यहाँ पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर हम लोग देखें, जैसे CaO सॉलिड है प्लस H2O, ये दोनों कंपाउंड को अगर हम लोग देखें तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ 2 चीज मिलके एक सिंगल चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ भी
कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस आपस में मिल रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बन रहा है। यहाँ भी दो चीज मिलके एक सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ एक एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, दोनों मिल करके आपस में 2MgO बना रहे हैं, तो दो चीज मिलके यहाँ एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ भी दो एलिमेंट आपस में मिल करके एक सिंगल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर हम लोग एलिमेंट का अलग से भी देख लें। दो एलिमेंट है, C सॉलिड प्लस O2 गिव्स CO2 गैस, तो दो चीज मिलके यहाँ भी एक सिंगल चीज में कन्वर्ट हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ भी अगर देखें दो चीज मिलके एक सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ भी अगर हम लोग देखें एलिमेंट के बीच में तो सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, 2Na सॉलिड। तो यहाँ पर भी दो एलिमेंट आपस में मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो कंपाउंड के बीच में अगर देखें, जैसे NH3 एक कंपाउंड है, दूसरा HCl एक कंपाउंड है, ये दोनों आपस में जब मिल रहे हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर भी एक कंपाउंड है, यहाँ भी एक कंपाउंड है, यहाँ अमोनिया गैस है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, लिक्विड है, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो लिक्विड अमोनियम सल्फेट बना लेता है, एक्वस के फॉर्म में होता है। अब दो अगर देखा जाए यहाँ पर भी दो चीजों के बीच में हो रहा है, यानी कि दो टर्म मिल रहे हैं और सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, तो यहाँ पर ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, ये दोनों चीज मिले और बन गए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर भी ये दो मिल रहे हैं, एक सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ भी दो टर्म मिल रहे हैं, कंपाउंड मिल रहा है, ये एलिमेंट मिल रहा है, एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर भी देखें नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस से जब आपस में मिलते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। तो ये सारा जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग को यही देखना है कि दो चीज मिल करके एक सिंगल चीज में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो हमेशा आपका क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगे। क्लियर। अब अगला हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ले रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग देखें डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड, डीकम्पोजिशन रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। देखें हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड हम लोगों का है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये जो डीकम्पोजिशन है इसका मतलब है कि एक सिंगल अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड चेंजेस इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इनके प्रेजेंस में ही होगा। अगर किसी चीज को, जैसे मान लीजिए ये सिंगल चीज है, ठीक है, इसको तोड़ करके हम दो चीज कर दिए तो ये डीकम्पोजिशन हो गया। ये पहले रिएक्टेंट में रहेगा और ये टूट जाएगा, दो अलग हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसा सभी रिएक्शन क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और डिकम्पोज करने के लिए कंपाउंड्स को या मॉलिक्यूल्स को इनकी उपस्थिति होना जरूरी होता है जनरली। तो जैसे यहाँ पर है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट
यानी कि उसको हीट देना होगा, जैसे इसको हीट करेंगे तब ये दो चीज़ों में टूटेगा, या इलेक्ट्रिक करंट है इसको देंगे तब ये दो चीज़ों में कन्वर्ट होगा, या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे तब एक सिंगल चीज़ दो चीज़ों में टूटेगा। तो ये इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हम लोगों को देना पड़ता है, तभी वो सिंगल चीज़ टूट करके दो या दो से अधिक चीज़ों में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अच्छा, इन लोगों को हम ये कह सकते हैं, जैसे अगर हीट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। इसी तरह से सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस कहेंगे रेस्पेक्टिवली, का मतलब क्रमशः इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, इसलिए हमने यहाँ रेस्पेक्टिवली लिख दिया। तो ये हम लोगों को बात क्लियर हो गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा क्या। अब हम लोग उसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, और एग्जाम्पल्स हम लोग अलग अलग लेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कि जितने भी थर्मल होंगे, इसका मतलब है कि हीट करें, हीट करने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस एक से अधिक अगर टुकड़ों में वो टूट जाता है, ठीक है, तो वो डिकम्पोजिशन होगा। तो वैसा ही एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। तो पहला हम लोग लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल में, लेकिन इसको हम लोग साफ कर लें। एग्जाम्पल्स में अब हम लोग 1 2 3 करके, जैसे हम लोग पहले वाले में लिए थे वैसे लेंगे। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है, CaCO3 सॉलिड। अगर हम इसको देखें, अगर हीट कर दें तो किस में टूटेगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग अगर देखें, दूसरा एग्जांपल में हम लोग लेड नाइट्रेट लेंगे, ठीक है, Pb करें। अब आगे हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसमें एग्जाम्पल्स हम लोग ले रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो कई एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट ले लिए CaCO3 को, तो वहाँ पर सॉलिड जो है ये, अगर उसको हम हीट कर देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। मतलब एक सिंगल चीज़ को अगर हम लोग देखें तो उसको हीट करने पर दो चीज़ों में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि एक सिंगल टर्म दो टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो लेड नाइट्रेट है, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो एलो कंपाउंड्स लेड ऑक्साइड और 4NO2 गैस और O2 गैस में ये 3 टर्म में टूट जाता है। मतलब एक सिंगल टर्म को हीट किया जाए तो दो या दो से अधिक अगर टर्म में टूट जाता है तो भी वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अब यहाँ पर ये 3 चीज़ों में टूट गया। ऐसे ही आगे अगर हम लोग लें FeSO4 × 7H2O ग्रीन क्रिस्टल है ये, इसको अगर हम हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट और 7H2O बाहर हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भी आपका फेरस सल्फेट है, ये ग्रीन कलर का है, हीट करेंगे रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 गैस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर अगला हम लोग एग्जांपल लें, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं।
कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो ये ब्लूइश वाइट कलर में चेंज हो जाएगा और वाटर 4H2O वाटर बाहर निकल आएगा। लेकिन इसको जो CuSO4 इंटू H2O है, अगर इसको 230 से 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाए तो वाइट कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस H2O में। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग लें कॉपर सल्फेट को स्ट्रॉन्ग अगर हम हीट कर दें जो वाइट कलर का सॉलिड है तो ये ब्लैक कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये 4 चीजों में कन्वर्ट हो जाता है एक सिंगल कंपाउंड 4 सिंगल टर्म में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आपका डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। पोटेशियम क्लोरेट ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको अगर हम हीट कर देंगे तो पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। जिंक कार्बोनेट को हीट कर दें तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे हम लोग अब सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं हेट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार आप लोग इसको फिर से देख लें अच्छे से। ये आप लोगों का क्या है टोटल थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम लोग एग्जाम्पल्स में क्या लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग एग्जाम्पल लें सेकेंड टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग एक एक करके देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें लिक्विड 2H2O अगर लिक्विड ले लें 2H2O लिक्विड ठीक है। यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखें है तो वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अब यहाँ पर वाटर हमने लिक्विड को ले लिया वाटर लिक्विड के फॉर्म में और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। तो अब उसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा। तो एक सिंगल चीज दो अलग अलग एलिमेंट्स में, इसको तो एलिमेंट ही कहेंगे, तो दो अलग अलग एलिमेंट्स में या दो अलग अलग गैस में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। क्लियर? यहाँ हम लोग देख रहे होंगे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन चल रहा है, एक सिंगल टर्म कन्वर्ट हो रहा है दो या दो से अधिक टर्म में। अब दूसरा एग्जाम्पल लें NaCl मोल्टेन फॉर्म में लें, गलित अवस्था में, है ना। तो उसका अगर उसमें हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं या इलेक्ट्रिक करंट पास करें उसमें, तो सोडियम सॉलिड प्लस Cl2 गैस बाहर होगा। ये भी एक सिंगल चीज दो टर्म में कन्वर्ट हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। इसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन गैस बाहर होगा। ये भी एक तरह का क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग अब लेते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो हम लोग देखें फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये हम लोगों का अगला एग्जाम्पल होगा C, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? ये या इसको हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। क्लियर है ना? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं,
फोटोलाइसिस। इसके जरा एग्जांपल्स हम लोग एक एक करके हम लोग देखें। जैसे पहला एग्जांपल है, ठीक है, 2AgCl प्लस O2। अब यहां पर हम लोग देखें एग्जांपल डीकंपोजिशन में थर्ड हम लोगों का है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। फोटो डीकंपोजिशन का मतलब है, फोटोलाइसिस रिएक्शन का मतलब है कि ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे तो उसी रिएक्शन को हम फोटोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि AgCl है, व्हाइट कलर का है, और उस पर जब सनलाइट हम लोग डालते हैं तो वो दो चीजों में टूट जाता है, Ag और Cl2 गैस में, ठीक है। ये ग्रे कलर का होता है। तो यहाँ पर एक सिंगल चीज दो चीजों में टूट गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल है AgBr को सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम लोग लाएं तो ये Ag और Br2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। 2Hi UV लाइट के प्रेजेंस में H2 और I2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी आपका क्या होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में लाएं तो वो वाटर और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी क्या हो गया, टूट गया वाटर और O2 में, तो ये भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो आप लोग ढेर सारा एग्जांपल डीकंपोजिशन रिएक्शन का आपने देख लिया। अब हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन का मतलब है अगले टाइप का। तो अगले टाइप का रिएक्शन हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो हम लोग लें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखें, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये होता क्या है। क्लियर? तो हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि AB कोई कंपाउंड है, AB कोई कंपाउंड है आपका, और इसका रिएक्शन हम C से करा दें किसी दूसरे से, तो यहां पर जो हम लोगों का कंपाउंड बन रहा है वो AC बन गया और B बाहर हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि हमने एक कंपाउंड लिया और इस कंपाउंड का रिएक्शन दूसरे से अगर हमने करा दिया तो ये कंपाउंड टूट गया। इसमें से एक एलिमेंट को क्या किया, या एक कंपाउंड को क्या किया, वो बाहर कर दिया और खुद पहले वाले से ये रिएक्ट कर गया और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो होगा ये रिएक्शन वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। द रिएक्शन इन विच वन एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स of one compound is placed by one atom or a group of atoms is called displacement reactions. Clear? चलिए, तो अब हम लोग यहां पर देखें। अब यहां पर इसी चीज को हम लोग एक बार लिख भी देते हैं हम। द रिएक्शन, those reactions एलिमेंट प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब यहां पर हम लोग देखें, ये तो आप लोगों का क्या है, डिफिनीशन हो गया। कि डिफिनीशन हम लोग अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं, समझने में क्या जाता है कि नहीं। तो देखें, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक कंपाउंड ये है, उसमें एक अलग से हम एलिमेंट मिला रहे हैं। अब ये जो एलिमेंट हम मिला रहे हैं इसमें से 20 से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ये C।
जैसे ही हम इसमें मिलाएंगे तो ये C क्या करेगा, B को हटा देगा और B का स्थान C ले लेगा, तो बन जाएगा AC और B बाहर। तो हमने ये देखा कि एक ग्रुप आया या एक एलिमेंट आया तो दूसरे एलिमेंट को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, वहां से हटा दिया। तो ऐसे सभी रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहां पर भी हमने दो तरह से लिखने की कोशिश किया है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसके लिए कंडीशन ये हो गया कि इसमें एक एलिमेंट उन कंपाउंड में से एक एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी जो है कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। भाई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो लेस वाले रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके स्थान पर चला जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। तो हम लोग ये भी जाने कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, तो यहां पर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हम लोग देखें। रिलेटिव ऑफ मेटल्स एक्टिविटी फ्रॉम रिएक्टिविटी सीरीज। यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हम लोगों को जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, या रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स होते हैं, है ना, ये सब बातें एक ही है। जैसे हमने ये सब लिखा, ये सब का मतलब क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, वो सीरीज याद होना चाहिए। सीरीज अगर याद है तो हमको ये पता होगा कि ये रिएक्टिव मेटल है और ये रिएक्टिव मेटल उस, जैसे ये रिएक्टिव मेटल है तो इन दोनों में से ये किसको रिप्लेस कर सकता है। अब जैसे B से ज्यादा है तो C वाला रिप्लेस कर जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा लेगा। तो जरा हम लोग ये समझें कि है क्या चीज। तो आपने लिखा क्या रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, वो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। आपने लिखा कि द अरेंजमेंट ऑफ metals in a vertical columns in order of their decreasing reactivity from top to bottom is called reactivity series। क्लियर? तो यहां पर आपने ये लिख लिया, ठीक है, और आप समझ गए कि ये जो एलिमेंट है इनको टॉप टू बॉटम वर्टिकली अरेंज कर दिया गया एक्टिविटी के बेसिस पर। जो हाईली एक्टिव है, रिएक्टिव है एलिमेंट, उसको टॉप पर रख दिया, और जैसे जैसे रिएक्टिविटी घट रहा है उसको हम नीचे रख दिया गया उस सीरीज में। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोल रहे हैं क्या, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सारे मेटल्स को इस ऑर्डर में रख दिया गया, हाईली रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव की तरफ, ठीक है, ये ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। इसका मतलब ये होगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट नीचे होंगे वो ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो नीचे वाले एलिमेंट्स को आसानी से डिस्प्लेस कर देंगे उनके साल्ट से। क्लियर? तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लियर हो, रिएक्टिविटी सीरीज क्लियर हो, याद हो। तो वो हम रिएक्टिविटी सीरीज हम लिख रहे हैं, वो भी आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखें रिएक्टिविटी सीरीज,
देखें हम लोग लिखबा सर कैने मगाल मन जन कर हे कड को निसन हक हग आग पटाऊ। तो पटाऊ में हम एयू को पहले लिख देते हैं और पीटी को बाद में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और ये हमने कैसे याद किया और आप लोग कैसे याद रखेंगे, इसको ध्यान से हम लोग देखें। यहाँ पर हमने लिखा है लिखबा, तो कैसे याद करेंगे भाई लिखबा। अब जैसे यहाँ पर ध्यान दें कि याद करने का तरीका है, LIK से क्या पढ़ेंगे लिख और फिर BA कर दें, तो देखिए LIKBA क्या पढ़ेंगे लिखबा। फिर आगे हमने कहा सर कैने मगाल मंजन कर फेकड को निसन लेड। यहाँ पर एक एलिमेंट चाहे तो और हम लोग कर सकते हैं, PB लेड हक और हमने एक एलिमेंट बढ़ा दिया। ठीक है, और भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो निसन लेड हक हग आग पटाऊ। हमने पीटी को बाद में एयू को बाद में, कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों चेंज रहते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आप एयू को पहले पीटी को बाद में, एनसीईआरटी में ऐसा है, तो इसके अनुसार लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, याद करने का तरीका क्लियर हो गया होगा कि इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो ये सारा टर्म आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। और एक बार हम फिर से बोल देते हैं इस सीरीज को, लिखबा सर कैने मगाल मंजन कर, ठीक, फेकड को निसन लेड हक हग आग पटाऊ। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये भी आगे ही है और यहाँ पर उसके बाद Fe है, क्रोमियम के बाद Fe। तो यहाँ पर सबसे रिएक्टिव है लिथियम, तो सबसे कम है कौन, प्लेटिनम। इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पर कंपैरिजन करना हो पोटेशियम से और कोबाल्ट से, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव, तो हम कहेंगे पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, कोबाल्ट कम रिएक्टिव है। तो कोबाल्ट पोटेशियम के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा पोटेशियम को, क्योंकि कोबाल्ट लेस रिएक्टिव है। लेकिन अगर कोई कोबाल्ट का कंपाउंड होता उसमें पोटेशियम मिला देते तो कोबाल्ट को डिस्प्लेस कर देता पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम कोबाल्ट से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसमें ध्यान यही देना है कि अगर एक रिएक्टिव एलिमेंट्स हम किसी कंपाउंड के सॉल्ट, किसी एलिमेंट के सॉल्ट में अगर हम मिला दें रिएक्टिव मेटल, तो उस सॉल्ट में से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा जो हम रिएक्टिव वाला मिला रहे हैं। अगर वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको लेस वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं, फिर ढेर सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लिए CuSO4, ठीक है, CuSO4 प्लस Zn।
अब यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो Zn कहाँ पर है भाई, देखिए Zn यहाँ पर है और Cu कहाँ आपको मिल रहा है, यहाँ पर, वो सेकेंड लाइन में है, नीचे है। हालांकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वर्टिकली डाउनवर्ड अरेंज किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या हॉरिजॉन्टल हम लोग लिखे हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर कर दिए, उसके बाद इसके आगे ये वाला लाइन नीचे कर दिए, तो वर्टिकली डाउनवर्ड आप अरेंज कर सकते हैं, है ना। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो Zn है वो यहाँ पर है और कॉपर आपका यहाँ पर नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, Zn का ज्यादा है, तो Zn क्या कर सकता है, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या किया Zn ने, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, या हम यूं कहें कि ये रिएक्टिव है कॉपर से ज्यादा, इसलिए कॉपर को उसके साल्ट से बाहर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि एक पावरफुल आदमी हमेशा क्या करता है, दूसरों को हटाता ही रहता है, तो यहाँ पर भी ऐसा है। तो हम ढेर सारा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरा आप लोग एक एक करके एग्जाम्पल को देखें। उसके पहले हम लोग मिटा लेते हैं, ये याद हो गया होगा। FeSO4 एक्वस प्लस Cu प्लस CuCl2 प्लस Fe लिक्विड। सॉलिड। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ढेर सारे हमने एग्जाम्पल्स लिख दिया, और ये सभी एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहे हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो जिंक यहाँ पर है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम उसमें मिला दें तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा और H2 क्या होगा, गैस बाहर हो जाएगा। तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो जिंक क्या आता है, पहले आता है और हाइड्रोजन बाद में आता है, इसलिए यहाँ पर H2SO4 से हाइड्रोजन को जिंक ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और जिंक लग गया SO4 से, तो बन गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये निकल करके H2 गैस बना लिया। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ऐसे ही आयरन और कॉपर सल्फेट हुआ, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बना लिया। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। यहाँ जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक क्लोराइड बना लिया, हाइड्रोजन बाहर। यहाँ पर भी देखें, ये तो हम लोग एग्जांपल स्टार्टिंग में ही देख चुके थे। यहाँ पर अगर देखें तो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट, तो कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है और सिल्वर का कम है। आग पटाओ याद रखें, हक हग आग पटाओ। तो यहाँ पर कॉपर ऊपर है और सिल्वर क्या है, नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो हम कह सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसका ज्यादा, इसलिए कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और बन गया कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर बाहर। ऐसे ही मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ अगर देखा जाए तो लेड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर का कम है, इसलिए लेड क्लोराइड बन गया, कॉपर बाहर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इसलिए उसको रिप्लेस करके हाइड्रोजन गैस बाहर कर दिया या NaOH बना लिया। ऐसे यहाँ पर भी हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या एल्यूमिनियम, जरा हम लोग ध्यान से देखें। फेकड को है ना, जैसे हमने आप लोगों को बताया ना कैसे, लेकबा सर कै
ने मगाल मन जन कर। अब फे कड को, तो देखिए एफी यहां पर है, जरा देखें एफी और एल, तो एल आपका यहां पर है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ भाई? एल्यूमिनियम। क्लियर? तो एल्युमिनियम जब ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्युमिनियम आयरन को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस कर देगा तो यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन को बाहर कर दिया। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ऐसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ये सारे एग्जाम्पल हम लोग देख लिए कि किसके हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं। अब हम लोग आज के लिए इतना ही। अगला जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, यानी यहाँ पर हम लोग 3 तो देख लिए। क्लियर? एक तो हम लोग फर्स्ट देख लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन, और तीसरा हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग जरूर याद रखें, उसको एक बार 2 बार आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये आपको रिएक्शन करने में या ये रिएक्शन कराने में या याद करने में मदद मिलेगा, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज याद रखें। तो तीसरा हम लोग डिस्प्लेसमेंट देख लिए। तो इस वीडियो के लिए 3 हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया। बाकी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आप लोगों से इतना हम ज़रूर उम्मीद करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा अगर लगता है आपको तो ये अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।